इवनिंग। रिलेशन एंड फंक्शन के आज की क्लास में आप लोग वही इक्विवेलेंस वाले कुछ स्पेशल क्वेश्चन करोगे, ठीक है। और उसके लिए पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों पे वो ये है, देखिए आप पे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि लेट कैपिटल N बी दी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। कैपिटल N जो है सेट है ऑल नेचुरल नंबर होगा, ऑल नेचुरल नंबर एंड आर बी अ रिलेशन सच दैट a, b a इज़ अ फैक्टर ऑफ b, a b का फैक्टर है। तो शो करना है कि R जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, ठीक है। पॉज करो, फिर मिलते हैं, पहले से सॉल्व करो, ठीक है। फिर पॉज कर लो और करो इसे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखो और सॉल्व करो इसे। चलिए वेलकम बैक। करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, अपना साइड बाय साइड देखते रहना, ठीक है। तो हमें एक रिलेशन दे रखी है जिसमें a और b जो हैं वो नेचुरल नंबर ही होंगे और इसमें a जो है b का फैक्टर है, a b का फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, जरा मैं आपको समझाता हूँ। a इज़ अ फैक्टर ऑफ b, ये ऐसा होता है जैसे b आपका 4 हो गया तो a आपका 2 हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि 4 2 से डिवाइड होता है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, दैट्स वाई 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4, दैट्स वाई b इज़ अ फैक्टर ऑफ a इज़ अ फैक्टर ऑफ b, ठीक है। a b का फैक्टर है, तो ऐसे इसे चलाया जाता है। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव, देखते हैं क्या 2 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। 4 4 से, हाँ होता है। 10 10 से, हाँ होता है। 8 8 से, हाँ होता है। तो एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। हर नंबर अपना फैक्टर होता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखेंगे हम यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, ये लास्ट क्लास होगी इसकी। फिर उसके बाद हम फंक्शंस पढ़ेंगे, 1 1 मैनी 1 ऑन 2, ठीक है। छोटा चैप्टर है ये। फिर इसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स पहले कराऊंगा, डिटर्मिनेंट आपका बाद में होगा। तो रिफ्लेक्सिव में हम एक काम करते हैं, लेट a बिलोंग्स टू n, ठीक है। पहले ही बताया था मैंने आपको, जो भी सेट होता है तो फिर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं ना। एंड वी नो दैट एवरी नंबर, ठीक है, इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना क्या होता है, फैक्टर होता है। जैसे 2 2 से डिवाइड होता है 4 4 से डिवाइड होता है 6 6 से डिवाइड होता है 8 8 से डिवाइड होता है। तो हर नंबर अपना ही फैक्टर होता है, दैट इज आर बिलोंग्स टू a, सच दैट a इज अ फैक्टर ऑफ a इज अ फैक्टर ऑफ a अपना ही फैक्टर है। तो 10 हमें ये पता चल गया a इज रिलेटेड टू a, और यहीं से प्रूफ हो गया ये कि ये रिफ्लेक्सिव होता है। कैसे, क्यों भाई, a को a से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 1 आएगा ना, तो भाई फैक्टर हो ही रहा है, तो हम इसे रिफ्लेक्सिव कह देंगे, ठीक है। कैसे, a अपना ही फैक्टर है, बस लिखने की कला आनी चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव हो गया आपका, वेरी गुड। अब इसके बाद आप लोगों को क्या देखना है, ट्रांजिटिव देखना है पहले, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के आपको लैंग्वेज या स्टेटमेंट पता ही है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, हम मान के चलते हैं लेट a, b, c, a, b और c बिलोंग कर रहा है सेट n को, सच दैट, ये n सेट है, ठीक है। a, b, c सेट n को बिलोंग कर रहा है सच दैट a इज अ फैक्टर ऑफ b, a 2 बार नहीं लिखता है ना, a इज फैक्टर ऑफ b। a अगर b का फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि b a से डिवाइड हो रहा है,
भाई ए अगर बी का फैक्टर है, इसका मतलब ए बी को काट रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा बी ए से, इसका मतलब बी जो है ए से कुछ कट रहा होगा। अब हमें नहीं पता कितने टाइम्स कट रहा होगा, जैसे यहाँ तो पता है कि ए को एक बार काटेगा, यहाँ नहीं पता कितने टाइम्स कट रहा है, तो हम अल्फ़ा मान लेते हैं इसे, ऐसा मान लिया, ठीक है। मान सकते हो ना आप, अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, तो हम ये मान लेंगे फिर देन बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फ़ा से मान लिया, और यहाँ से हमें पता चला बी इज इक्वल टू अल्फ़ा ए। तो ये चीज़ें हमें गिवन थी। ऐसी हमें एक और चीज़ गिवन है कि अगर ए बी का फैक्टर है तो बी अपॉन ए अल्फ़ा आ गया आपका। सिमिलरली हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि अगर ए बी का फैक्टर है तो बी सी का फैक्टर होगा, ये तो स्टेटमेंट में चलता है, ए बी के बराबर बी सी के बराबर, तो हमें ए को सी के बराबर बताना होता है ना। तो सिमिलरली बी इज फैक्टर ऑफ सी, बी हमारा सी का फैक्टर है। तो हम यहाँ पे भी करते हैं, देखो वहाँ अल्फ़ा लिया, यहाँ बीटा ले लेंगे, तो इम्प्लाइज इज सी बाई बी, क्योंकि बी है ना फैक्टर, तो सी ऊपर आएगा बी नीचे आएगा, और लेटर से ये बीटा टाइम्स है, तो इसे से मान लेते हैं ना, कुछ तो टाइम्स कटेगा ना बीटा अल्फ़ा कुछ टाइम्स, तो यहीं से हमारी सी की वैल्यू कितनी आई, बीटा बी आई, सी की वैल्यू कितनी आई, बीटा बी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें गिवन थी। अब हम प्रूफ करते हैं, तो देखिए प्रूफ कैसा है, हम अज्यूम करते हैं कि अगर ए और बी रिलेटेड हैं, कैसे कि ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी एंड बी एंड सी भी रिलेटेड है कि बी इज़ अ फैक्टर ऑफ सी, देन अज्यूम करते हैं ए भी रिलेट है सी से, ए भी रिलेट है सी से, ए भी रिलेट है सी से। कैसे रिलेटेड है, जो भी आगे है, जैसे आज ए है, आगे वाला पीछे वाले का क्या है, फैक्टर है, ऐसे ही जो आगे वाला है आज ए है और पीछे वाला कौन है, सी है, इसका मतलब ए इज़ अ फैक्टर ऑफ सी, दैट इज ए इज़ आगे वाला फैक्टर ऑफ सी पीछे वाले के, ए इज़ फैक्टर ऑफ सी, ए आगे वाला पीछे वाले का फैक्टर है। तो आपको भी पता है इसे लिखते कैसे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे बच्चे कुछ ऐसा, दैट इज़ सी अपॉन ए, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, सी अपॉन ए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सी की जगह बीटा बी डाल देते हैं, है ना, जो हमें ऊपर से मिला, ऊपर वाले का तो यूज़ करना है, तो सी की वैल्यू कितनी है, बीटा बी या बी बीटा, तो सी की जगह आ गया बी बीटा अपॉन कितना, ए, क्लियर है, सी आ गया बी बीटा अपॉन ए। और फिर बच्चे बी की वैल्यू भी डालो, तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू देखो अल्फ़ा ए है, तो अल्फ़ा ए बीटा बाई कितना आ गया, ए आ गया, क्लियर है। सबसे पहले हमने सी की वैल्यू डाली बी बीटा, ये रही, फिर बी की वैल्यू कितनी डाली, अल्फ़ा ए, जो कि ये रही अल्फ़ा ए, ठीक है। अब इसे ऐसे लिखना है कि सी बाई ए आपका कितना आया, देखिए ए को बाहर रखो और अल्फ़ा बीटा को अंदर रखो और अपॉन ए लिखो, तो देखो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, देखो ए कैंसिल हो गया, मतलब ए काट तो पा रहा है किसको, ये ए अल्फ़ा बीटा क्या था, ये ए अल्फ़ा बीटा पहले बी बीटा था, और बी बीटा पहले क्या था, सी था, और हमें प्रूफ क्या करना था कि सी ए से कटे, ए इज़ अ फैक्टर ऑफ सी, और देखो कट रहा है, चाहे ए बार कट रहा है पर कट तो रहा है ना, तो यहीं से प्रूफ होता है, हमें पूरा थोड़ी काटना है। जैसे हमने बोल दिया 4 को आप 16 से काटो, तो 4 4 जा 16 होगा, तो कुछ तो बच रहा है ना, 4 1 टाइम्स तो नहीं कट रहा है ना, तो यही प्रूफ करना है। तो एक थोड़ा सा तो कट गया ना, ये ए बार कट गया, दैट इज़ हमारा प्रूव्ड हो गया, जो हम अजम्पशन ले रहे थे वो सही बैठ गई कि हाँ सही में सी जो है ए से कट रहा है, या ए इज़ अ फैक्टर ऑफ सी, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया। तो रिफ्लेक्सिव आपका प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव आपका मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में देखो, जब भी नॉन वाली चीज़ प्रूफ करनी होती है ना, तो हम कुछ रियल नंबर लेते हैं, ऐसे तो प्रूफ होती नहीं है, हाइपोथेटिकली तो प्रूफ होती नहीं, हमें कुछ रियल नंबर लेने पड़ेंगे। अब वो रियल नंबर क्या होंगे, आप खुद देखो, सोचो ज़रा पॉज करके, क्या क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 5 से ज़्यादा नहीं है ना, तो कुछ और हो सकते हैं, सोचो। देखो चलो, 2 और 5 तो नहीं हो सकता, कुछ और सोचो, 2 और 4 हो सकते हैं, देखते हैं। तो एक काम करते हैं, सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या दिया रहता है कि ए बी से रिलेटेड है, तो हमें प्रूफ करना होता है कि बी भी ए से क्या हो, रिलेटेड हो। तो हम ये मान लेते हैं, लेट
अपने मन से, है ना। लेट हम ये मान लेते हैं कि एक नंबर हो गया 2, दूसरा हो गया 4। तो 2,4 जो है, अगर हम अभी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये नेचुरल नंबर n को बिलोंग करेगा। लेट 2,4 बिलोंग टू n सच दैट 2 इज़ रिलेटेड टू 4। 2 इज़ रिलेटेड टू 4 कैसे कि 4 डिवाइड्स बाई 2 या 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4। 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4। ऐसे तो होता है, देखो आगे वाला पीछे वाले का फैक्टर है, तो पीछे वाला ये रहा, आगे वाला 2 है, तो 2 है फैक्टर किसका, 4 का। आगे वाला पीछे वाले का क्या है, फैक्टर है। हमें क्वेश्चन ये कह रहा है। तो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4। क्या ये सही बात है? हाँ सही बात है, क्योंकि पीछे वाला ऊपर आएगा और आगे वाला नीचे आएगा, तो 2 2 जा 4 जा रहा है, तो सही है। बट 4 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 2। 4 के टेबल में 2 कहाँ आता है, 2 के टेबल में 4 आता है, तो वो तो कट रहा है। बट 4 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 2। दैट इज़, आप खुद ही देखो 2 के टेबल में 4 नहीं आता ना बेटा। यहाँ पे जो हम डिवाइड्स कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, एक से बड़ी क्वांटिटी होनी चाहिए या एक होनी चाहिए, हाफ ऑफ नहीं चलेगी यहाँ, ठीक है। टेबल में कभी हाफ लिखते हो आप, डिवीजन करते हो जब लॉन्ग डिवीजन, हाफ तो नहीं लिखते ना, 1 लिखते हो, 2 लिखते हो, 3 लिखते हो। तो यहीं से इसी को बेस मान के मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 4 है वो 2 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 2/4 जो भी आएगा वो हमेशा लेस होगा किससे, 1 से। तो ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला क्योंकि 4 2 का फैक्टर नहीं है, दैट इज 4 इज नॉट रिलेटेड टू 2। 4 इज नॉट रिलेटेड टू 2। 4 इज नॉट रिलेटेड टू 2, दैट इज ये नॉन सिमेट्रिक हो गया, ठीक है भाई। 4 2 को नहीं काटता, 2 4 को काटता है, तो आगे पीछे तो हो ही नहीं रहा है सही, रिवर्स ट्रू ही नहीं है, तो नॉन सिमेट्रिक हुआ। तो ऐसे आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है। लेट कैपिटल N बी दी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और R जो है वो कुछ ऐसी है कि A, B में A जो है अब फैक्टर नहीं है, मल्टीपल है, मतलब A बड़ा होगा। A इज़ मल्टीपल ऑफ 6B। A इज़ मल्टीपल ऑफ B, मतलब अब B छोटा है और A बड़ा है। मल्टीपल मतलब यही होता है ना बच्चों, फैक्टर मतलब छोटी क्वांटिटी होती है, मल्टीपल मतलब बड़ी क्वांटिटी होती है। शो करना है कि R रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव भी है, पर सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। पॉज करो, अभी करो, ठीक है। चलिए वेलकम बैक। करेंगे कैसे, देखिए हमें रिलेशन आपको दिख गई कि जो आगे वाला है वो पीछे वाले का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे आगे 4 आ गया तो पीछे 2 आएगा, आगे अगर 4 आ गया तो पीछे कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 4 क्या होता है, 2 का मल्टीपल होता है। A इज़ अ मल्टीपल ऑफ B, ऐसे 4 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। पर 2 4 नहीं आ सकता। 2 4 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आगे वाला 2 जो है छोटा है और पीछे वाला 4 क्या है, मतलब B बड़ा है ना। तो इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि 2 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। 2 4 का मल्टीपल कहाँ है, 2 4 का मल्टीपल है, 4 के टेबल में आता है 2, नहीं आता। 2 के टेबल में 4 आता है, पर 4 के टेबल में 2 नहीं आता। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। 2 कभी नहीं आता, ये बात याद रखना। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव में होता क्या है, मेन बात ये है कि रिफ्लेक्सिव में हमें प्रूफ क्या करना है कि एवरी एलिमेंट A इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो हम ये मान लेते हैं लेट A बिलोंग्स टू N बिना ब्रैकेट के, सच दैट कि A इज़ रिलेटेड टू A, ऐसा हम मानना है, सपोज करना है, ठीक है। सपोज करके चलेंगे और सही बैठेंगे।
तो हम ये लिख सकते हैं कि जैसे देखो 2 का मल्टीपल 2 है, हाँ है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है, 2 1 जा 2 आता है ना। क्या 4 4 का मल्टीपल है, हाँ है, क्योंकि 4 1 जा कितना होता है, 4 होता है। क्या 10 10 का मल्टीपल है, हाँ है, क्योंकि 10 1 जा कितना होता है, 10 होता है। क्या 100 100 का मल्टीपल है, हाँ है, क्योंकि 100 के टेबल में एक बार कितना आता है, 100 आता है। 100 1 जा 100, ठीक है। तो सच दैट ए इज रिलेटेड टू ए, नाउ हम ये बोलेंगे एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। मल्टीपल मतलब ये समझ लो कि टेबल में आना चाहिए वो, जैसे 2 के टेबल में 2 आता है पहली बार, 2 1 जा 2, 7 के टेबल में 7 आता है, 7 1 जा 7, तो एवरी वन नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो हेंस आवर अजम्पशन इज ट्रू। तो हम ये लिख सकते हैं, देखो आपको मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं। ए लिखा और कैसे रिलेटेड है ए से, ए इज रिलेटेड टू ए सच दैट, यहाँ लिखता हूँ थोड़ा, है ना, ए इज रिलेटेड टू ए सच दैट ए इज कितना टाइम्स है, ए इंटू 1, यहाँ से प्रूव हो गया। देखो ए का मल्टीपल कैसा है, क्योंकि ए जो है वो ए टाइम्स कितना है, 1 है ना, तो टेबल में आ रहा है इसलिए। तो हमारा रिफ्लेक्सिव तो प्रूव हो गया, ए इज रिलेटेड टू ए हमने देख लिया। अब हम एक बार ट्रांजिटिव देखते हैं। तो देखिए ट्रांजिटिव कैसा है, जो नहीं प्रूफ करना है, गलत प्रूफ करना है, वो सबसे बाद में करेंगे ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में 3 चीज़ें मान लेते हैं। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एन सच दैट ए बी सी तीनों एन को बिलोंग करेंगे, सच दैट सबसे पहली बात यहाँ पे कि आपको बोला है आगे वाला पीछे वाले का मल्टीपल है, सच दैट 2 चीज़ें। सबसे पहले ए इज़ रिलेटेड टू बी और दूसरी बात बी इज़ रिलेटेड टू ए, ठीक है। ए जो है बी से रिलेटेड है और फिर बी इज़ रिलेटेड टू सी। ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है आपको देखो, आपको बोला आगे वाला पीछे वाले का क्या है, मल्टीपल है। आगे वाला पीछे वाले का क्या है, मल्टीपल है, मतलब कुछ टाइम्स होगा, 2 टाइम हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है, अल्फा टाइम्स हो सकता है, बीटा टाइम्स हो सकता है, ठीक है। तो वैसे ही चलना है, क्योंकि अगर आगे वाला ए पीछे वाले का मल्टीपल होगा तो ए जो होगा पीछे वाले का मतलब बी का कुछ टाइम्स होगा। तो आज हम अल्फा टाइम्स मान लेते हैं। आई बात समझ में, क्योंकि आगे वाला पीछे वाले का क्या है, कुछ टाइम्स है। पिछले वाले क्वेश्चन का उल्टा है, वहाँ बी हो गया था ए अल्फा, क्योंकि फैक्टर था पहले आगे वाला, आज मल्टीपल है, ठीक है। तो आगे वाला पीछे वाले का कुछ टाइम्स होगा, तो मैंने मान लिया अल्फा टाइम्स है, तो ए बी का अल्फा टाइम्स है। ऐसे बी सी का कुछ टाइम्स मानेंगे तो बीटा मान लेंगे, बीटा मान लेंगे, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू सी बीटा हो गया। अब सपोज, और देखेंगे सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। सपोज ए जो है वो सी का भी मल्टीपल है। सपोज हम मान लेते हैं कि ए इज रिलेटेड टू सी, तो नाउ हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ए कुछ टाइम्स होना चाहिए सी का। तो गामा सी मान लो आप, गामा सी, तो ए इज इक्वल टू गामा सी मान लिया। अब आप ध्यान से देखें, ए इज इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, बी बाई बीटा, बी बाई बीटा ये आई, और फिर इसके बाद बी की वैल्यू क्या आई, ए बाई अल्फा। दिख रही है आप लोगों को, देखो गामा सी की जगह बी बाई बीटा, बी बाई बीटा, तो गामा ऐसी, ठीक है, बीटा ऐसी, गामा ऊपर बीटा नीचे, और बी की वैल्यू बेटा ऊपर से डालो। बी की वैल्यू क्या है, ए अपॉन अल्फा, बी की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन अल्फा। तो आप ध्यान से देखिए कि इधर भी ए आ गया, इधर भी ए आ गया, मतलब ए इस साइड भी आ गया, मतलब ये वाली चीज़ इसका कुछ मल्टीपल होगी। आई बात समझ में, ये वाली चीज़ इसका क्या होगी, कुछ मल्टीपल होगी। ज़रा समझो, क्योंकि अगर ये 2 होता तो यहाँ भी 2 आ गया है, और 2 के साथ कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। लेट अस से जैसे यहाँ पे देखो गामा अपन अल्फ़ा बीटा है, ये गामा अपन अल्फ़ा बीटा जो है ज़रूर ही 1 से कम आएगा, 1 से क्या आएगा, कम आएगा। इसका मतलब ए यहाँ है, ये बड़ा है, ये चीज़ क्या है, 1 से कम है, तो ए भी क्या आएगा, ए जब मल्टीप्लाई होगा वो भी क्या आएगा, 1 से कम आएगा। इसका मतलब ए ही बड़ा है, तो यहाँ से मल्टीपल प्रूव हो गया। आप इसे नंबर में भी कर सकते हो, 2 4 6, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको इसको एक बार नंबर में भी बता देता हूँ, अगर ये आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है। मेरा तो यहाँ से प्रूफ हो गया, क्योंकि यहाँ ए मुझे दिख गया, इसका मतलब ये वाली चीज़ इसका क्या होगी, मल्टीपल होगी।
तो नहीं तो अगर आप ट्रांजिटिव को वैसा प्रूव करना चाहते हो तो वैसे भी कर लो। तो लो देखो, जैसे हमने मान लिया ट्रांजिटिव में 4 6 4 और 2 ये n को बिलोंग कर रहा है, और हमें सच दैट ये दे दिया कि 6 इज रिलेटेड टू, एक काम करता हूँ 6 2 4 ले लें, सही बैठेगा ना? 6 2 4 भी सही नहीं बैठेगा। क्या लें फिर? 5 10 15 20 ले लें, 100 ले लें, एक ले लेते हैं 100, एक ले लेते हैं 80, ठीक है, या फैक्टर में ही लेते हैं, एक लेते हैं 50 और एक लेते हैं 25, ये लेते हैं 100 50 और 25। तो आप देखिए हमने मान लिया लेट 100 50 और 25 जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं n को। तो बच्चों आप ध्यान से बताओ, क्या 100 मल्टीपल है 50 का? इज़ 100 मल्टीपल ऑफ 50? यस इट इज़, क्योंकि 50 2 जा कितना होता है 100 होता है, तो ये हमें गिवन होगा, ठीक है। 100 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 50। दोबारा मैं पूछता हूँ, इज़ 50 मल्टीपल ऑफ 25? क्या 50 25 का मल्टीपल होता है? तो आप बोलोगे यस, ये भी गिवन है। दो चीज़ें तो गिवन रहती है, ए बी सी, ए इज़ रिलेटेड टू बी, बी इज़ रिलेटेड टू सी, देन आपको ए को सी से रिलेट कराना पड़ेगा। तो 50 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 25, ये भी सही है, क्योंकि 25 2 जाए कितना होता है 50 होता है, तो ऑब्वियसली 50 बड़ा है। या आप ये भी समझ सकते हो, क्या 50 के टेबल में 100 आता है? हाँ आता है 2 टाइम्स। क्या 25 के टेबल में 50 आता है? हाँ आता है 2 टाइम्स। तो अब मेन बात यह है कि हमें ये देखना है कि इज़ 100 मल्टीपल ऑफ 25? इज़ 100 मल्टीपल ऑफ 25? क्या 100 25 का मल्टीपल होता है? तो यस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। 25 4 जाए कितना होता है 100 होता है, 25 के टेबल में 100 आता है, तो आपने प्रूफ कर दिया कि ट्रांजिटिव है। अब इन्हीं चीज़ को आप ऐसे लेयर बना के भी लिख सकते हो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, एग्जामिनर ऑल्सो डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन ऑल्सो कन्वर्स दैट, ओके। ये सारी चीज़ें। चलिए नॉन ट्रांजिटिव दिखाते हैं, ओ नॉन सिमेट्रिक दिखाते हैं। तो नॉन सिमेट्रिक में आप क्या ले लीजिए, देखो मैं आपको मुँह ज़बानी बता देता हूँ, 2 4 का मल्टीपल नहीं होता, पर 4 2 का होता है, यहीं से ये प्रूव हो गया। आई बात समझ में? 2 4 का मल्टीपल नहीं होता, 4 2 का होता है। तो हम ये ले लेते हैं नॉन ट्रांजिटिव दिखाने के लिए, नॉन सिमेट्रिक दिखाने के लिए, सॉरी नॉन सिमेट्रिक दिखाने के लिए ये ले लेते हैं, लेट 4, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 4 इज़ रिलेटेड टू 2, और कैसे आपको भी पता है 4 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, 4 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, 2 के टेबल में 4 आता है ना, तो इसलिए 2 2 जब 4 होता है तो 4 मल्टीपल हो गया, बट 2 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, 2 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। आपको भी पता है, देखिए 4 के टेबल में 2 कभी नहीं आएगा, तो मल्टीपल नहीं है, फैक्टर जरूर है पर मल्टीपल नहीं है। 2 4 को काट तो देगा, पर 4 को आप कुछ ऐसा, 4 में आप कुछ ऐसा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते एक से बड़ा कि वो 2 लाए। मैं यहाँ पहले बता रहा था फ्रैक्शन की बात नहीं करनी है ना, फुल उसमें करनी है, हमेशा डिवीजन आप एक से बड़े से ही करते हो ना। तो 4 में आप कुछ भी ऐसा एक से बड़ा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि जो इसे 2 बना दे, ठीक है। बट 2 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, इसका मतलब भाई रिवर्स ट्रू नहीं है, 2 इज़ नॉट रिलेटेड टू 4, तो ये आपका क्या हो गया, नॉन सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। तो ऐसे करने थे, देख लो कैसे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ही क्या है दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, ये देखना है। चलिए ये है, लेट कैपिटल X बी अ नॉन एम्प्टी सेट, कैपिटल X जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है, एंड लेट कैपिटल S बी दी कलेक्शन, कैपिटल X बी दी कलेक्शन ऑफ all subsets of X, all
सबसेट्स ऑफ एक्स। सबसेट्स आपको पता ही है क्या होता है ना, सेट से छोटा। जैसे सेट अगर 1 2 3 4 5 है तो सबसेट क्या बनेगा, 1 भी हो सकता है अकेला, 2 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, 2 3 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो लेट आर एक रिलेशन है कि a, b सच दैट a इज अ सबसेट। जिस तरफ मुंह बंद होता है वो सबसेट होता है ना, a इज अ सबसेट ऑफ b। कभी कभार डैश भी लगता है बहुत सी बुक में। ठीक है, शो दैट, शो करना है कि r जो है ट्रांजिटिव तो है, सही है ट्रांजिटिव, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए ये बहुत आसान है, हम एक काम करते हैं, आपको समझाते हैं। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देखिए पहली बात ज़रा समझते हैं कैसा है ये क्वेश्चन, आपने देख लिया होगा। तो सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले ये देखते हैं रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। रिफ्लेक्सिव अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। लेट अस से हमने एक सेट माना A 1 2 3। मैं आपसे बोली इसके सबसेट लिखो, तो इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इसके सबसेट एक तो 5 हो गया, ठीक है, एक आप सर बोल सकते हो 1 हो गया, एक अकेले में 2 हो गया, एक अकेले में क्या हो गया 3 हो गया। सबसेट मतलब ऐसे सेट जिनके एलिमेंट यहाँ पाए जाएंगे और जबकि A में उनसे ज़्यादा भी हों, सबसेट से ज़्यादा भी हों। तो 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 2, कॉम्बिनेशन हो सकता है 2 3, कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 3। ऑर्डर डजेंट मैटर, यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं। पर मैं आपसे बोलूँ क्या A का सेट ये भी होगा, A खुद 1 2 3? तो नहीं, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन ही यही है, ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन ही वही है कि सबसेट सेट से क्या होगा, छोटा होगा। सबसेट सेट के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। ये आपको पता ही था, पहली क्लास में बताया था मैंने, सबसेट सेट के बराबर नहीं हो सकता, सेट से हमेशा छोटा होगा। एक एलिमेंट उसमें कम जरूरी होगा, मिनिमम एक एलिमेंट कम होना चाहिए, और 2 3 हो गए तो सोने पे सुहागा। तो आपको ये समझ में आ गया यहाँ से कि A का जो कि 1 2 3 है उसका सबसेट 5 हो सकता है, सिंगल एलिमेंट हो सकते हैं, डबल एलिमेंट हो सकते हैं, बट ट्रिपल एलिमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि हमेशा सबसेट में सेट से कम ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। अब इसे लिखना है तो बस स्टेटमेंट जैसे लिखते हैं, नेवर लगा देंगे, कैन नेवर। तो हम ये बोलेंगे लेट A बी अ सबसेट ऑफ x। ध्यान से देखो, x क्या है, x इज द x एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और S जो है कलेक्शन है सारे सबसेट्स का जो कि x में है। वो जो कलेक्शन दिखाए थे मैंने 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1, वो सारे किस में आएंगे, S में आएंगे। तो उन्हीं S के कलेक्शन में से मैं A ले रहा हूँ। तो A हमारा x यूनिवर्सल सेट का या सुपर सेट का एक सबसेट है, और कुछ ऐसा है कि A जो है वो बिलोंग करेगा किसको, S को, क्योंकि S जो है कलेक्शन है ना इन सारे सबसेट का। ये नाउ अ सबसेट कांट सुपरसीड, सुपरसीड मतलब पेरेंट से भी बड़ा होना। तो A जो है सबसेट, उसका पेरेंट कौन है या उसका पेरेंट सेट कौन है, X है। तो A कभी भी X से बड़ा नहीं हो सकता, तो सुपरसीड मतलब ग्रेटर ही होता है। तो अ सबसेट कांट सुपरसीड या बी ग्रेटर देन यूनिवर्सल सेट X। ठीक है, दस A जो है अगर ये होता भी क्या, सेट होता या बराबर होता, तो हम ये बोलते हैं कि जैसे A में, हाँ चलो ऐसे लिख लेते हैं, A ऐसे ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A जो है अपना ही क्या है, एक सेट है, या यहाँ से देखो तो A अपना ही क्या है, सबसेट है। अगर आप इधर से देखोगे ये हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, तो लेफ्ट से हमें ये पता चल रहा है कि A इज़ अ सुपर सेट ऑफ A, जो कि गलत है। दूसरी बात यहाँ से पता चल रहा है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ A, जो भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लगाऊंगा, ये सही नहीं है। जैसे A में 1 2 3 एलिमेंट है, तो इसका जो सबसेट होगा कुछ भी हो सकता है, तो वो नहीं हो सकता।
ठीक है। और इसे आप एक और तरीके से लिख सकते हो, लेट अस से क्या आपने बोला, लेट वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को, और सेट ए खुद भी किसको बिलोंग कर रहा है, सेट एस को या कलेक्शन एस को। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, और ए खुद भी किसको बिलोंग कर रहा है, सेट एस को। तो नाउ हम एक काम करते हैं, इसका ही एक ए का ही एक सब टाइप मान लेते हैं ए डैश, और ए डैश में कितने एलिमेंट हैं, ए डैश में सिर्फ 2 ही हैं, ये 2 क्या ए ही मान लो, और ए डैश ए है, ये भी ए को बिलोंग कर रहा है और ये भी सेट एस को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जो ए डैश है वो इसी सेट से निकला है, जबकि ये सेट खुद भी क्या है, एक सबसेट है, किसका, एस का। ठीक है, तो ए डैश इसी से निकला है। तो ए डैश के जो एलिमेंट हैं, तो हम ये लिख लेते हैं, एलिमेंट ऑफ ए डैश इज ऑलवेज लेसर देन एलिमेंट ऑफ ए, और ए के एलिमेंट खुद भी लेसर हैं एलिमेंट ऑफ एस, एस के एलिमेंट से। तो यहीं से प्रूफ हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। ठीक है, रिफ्लेक्सिव की सिंपल सी बात ये थी कि जैसे मैंने आपको ये मान लिया, ये सारी चीज़ थी, अगर मैंने ये मान लिया यहीं से कि इफ़ ए इज़ सुपर सेट, इफ़ ए इज़ सुपर सेट ऑफ ए डैश, अगर ए जो है, ए में देखो क्या है, ए कॉमा बी है, वो ए डैश का क्या है, सुपर सेट है, क्योंकि ए डैश में ए ही है, एक कम है ना उसमें, उसमें सिर्फ ए है, यहाँ ए भी है, देन ए डैश कांट बी सुपर सेट ऑफ ए, मतलब उल्टा नहीं हो सकता है ना, ए डैश उसका सुपर सेट नहीं हो सकता। ऑल्दो तुम ये कह सकते हो कि ए डैश उसका सबसेट है। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव था, तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है, तो नॉन रिफ्लेक्सिव है ये। ठीक है, वो हमने 3 एग्जाम्पल से समझ लिया, ये नॉन रिफ्लेक्सिव है। ऐसे नॉन सिमेट्रिक भी आपको बताना है। ठीक है, हाँ रिफ्लेक्सिविटी हो गया, इसके बाद आपको बताना है नॉन सिमेट्रिक। चलिए, ट्रांजिटिव तो सही है, ट्रांजिटिव तो हम दिखा देंगे, अभी ये देखते हैं। तो अब देखिए दूसरी चीज़ देखते हैं यहाँ पे, नॉन सिमेट्रिक। ओके, नॉन सिमेट्रिक देखते हैं। तो हम देखेंगे नॉन सिमेट्रिक, तो हम ये काम करते हैं कि जो अभी करा वही देखते हैं। हमने मान लिया कि 2 सेट हैं हम पे, ए और बी, और ये बिलोंग कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट एक्स को, है ना। इसका मतलब ए और बी के जो एलिमेंट हैं वो ऑब्वियसली एक्स में होंगे, पर एक्स में ए और बी के मिला के भी ज़्यादा होंगे। जैसे ए में 1 2 हो गया, बी में 3 4 हो गया, तो ए और बी में कुल मिला के कितना है, 1 2 3 4, तो एक्स हमेशा 1 2 3 4 से भी ज़्यादा होगा, मतलब 1 2 3 4 के साथ 5 6 7 8 भी होगा उसमें। ठीक है, तो नॉन सिमेट्रिक की बात करेंगे तो ए कॉमा बी हमारा बिलोंग कर रहा है एक्स को, सच दैट हमने बोला कि ए जो है वो हमारा लेट अस से सबसेट है बी का। ठीक है, हमने ये मान लिया कि ए कॉमा बी जो है वो एक्स को बिलोंग कर रहा है, लेट ए कॉमा बी जो है वो एक्स को बिलोंग कर रहा है, और हमने कुछ ऐसा मान लिया कि ए जो है बी का सबसेट है, जिस तरफ मुंह बंद है वो सबसेट होता है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब आप क्या समझे, आप ये समझे कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या हुआ, सुपर सेट हुआ। मतलब ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए के एलिमेंट हमेशा बी से क्या होंगे, कम होंगे, या बी के एलिमेंट ए से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, उल्टा तो नहीं हो सकता ना बेटा, अगर ए के एलिमेंट कम है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उसी समय ए के एलिमेंट ज़्यादा भी हो जाए बी से, ऐसा नहीं हो सकता। तो सच दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, दैट इज़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और हम ये लिख सकते हैं ए इज़ रिलेटेड टू बी। ठीक है, ए इज़ रिलेटेड टू बी। ए बी के साथ कैसे रिलेटेड है, सॉरी ए बी के साथ कैसे रिलेटेड है कि ए जो है आगे वाला वो पीछे वाले का क्या है, सबसेट है, सबसेट है, उसमें एलिमेंट कम होंगे। बट हम ये लिखेंगे बी कैन नेवर बी अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि अगर आपने एक बार बोल दिया कि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो बी कहाँ से हो गया फिर सबसेट ए का,
अगर ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो बी ए का क्या हुआ, सुपरसेट हुआ ना बेटा। बी ए का सबसेट तो नहीं हुआ, सुपरसेट ही होगा, ठीक है। या अगर सिंपल सा समझो, मैंने आपसे बोल दिया ए बी से छोटा है, सबसेट मतलब तो यही हुआ ना छोटा, ए बी से छोटा है, कम एलिमेंट है उसमें, तो बी ए से बड़ा हुआ ना, बी ए से छोटा तो नहीं हुआ ना, यही कहना है। अगर ए बी से क्या है, छोटा है, तो बी ए से क्या हुआ, बड़ा हुआ ना, छोटा तो नहीं हुआ ना। ये तो चिड़ भी मेरा पट भी मेरा वाली बात हो जाएगी। ए बी से छोटा है ये समझो, तो बी ए से छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ए अगर बी का सबसेट है तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, दैट इज बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। तो यहीं से समझ में आ गया कि सीधा तो सही था, उल्टा गलत है। ए बी का सबसेट है तो बी ए का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब हमने नॉन रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ कर दिया, नॉन ट्रांजिटिव प्रूफ कर लिया और नॉन सिमेट्रिक प्रूफ कर लिया। अब हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रांजिटिव हो। तो ट्रांजिटिव बहुत आसान है बच्चों, जो प्रूफ करना होता है वो तो आसान ही होता है, जो नॉन वाली चीज़ होती है वो गलत हो जाती है। तो हम ये मान लेते हैं लेट एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है। एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है। ये सब हमारा सेट यूनिवर्सल एक्स को बिलोंग कर रहा है। कैसे कर रहा है, सच दैट सबसे पहली बात ए इज़ रिलेटेड टू बी, दूसरी बात बी इज़ रिलेटेड टू सी। ये दोनों चीज़ें हैं, गिवन है। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, गिवन है कि ए इज़ रिलेटेड टू बी और दूसरी बात बी इज़ रिलेटेड टू सी। ए बी से कैसे रिलेट है कि आपको पता है कि आगे वाली जो चीज़ है ए, वो पीछे वाली का क्या है, सबसेट है। अभी देखा था ना, ए इज़ रिलेटेड टू बी मतलब क्या है, ए छोटा है बी से, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ऑल्सो यहाँ पे बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी। आई बात समझ में। तो कॉमन वाली चीज़ हटाओ, दैट इज़ ये बी हटाओ, तो क्या आएगा, ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी आएगा। ये हमें प्रूफ करना है और हो भी गया है ना। पर अभी बात नहीं बनी, थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। सी मैंने मान लिया 1 2 3 4, ठीक है। बी मैंने मान लिया 1 2 3, ए मैंने मान लिया 1 और 2। तो क्या आप मुझे बताओ, क्या मैंने ये लिखा ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी सही है? ए बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए के जो एलिमेंट है वो बी में तो होंगे, पर बी में उससे ज़्यादा भी होगा। देखिए ए में क्या है 1, बी में भी क्या है 1, सही है। ए में क्या है 2, बी में भी क्या है 2, सही है। पर बी में 3 भी है, तो जिसमें एक्स्ट्रा एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट बच जाएंगे वो हमारा सुपर सेट कहलाएगा, और जिसके पूरे भर गए वो हमारा सबसेट होगा। इसका मतलब ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब मुझे बच्चों बताओ, बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, क्या ये सही है? तो बी में देखो क्या है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सी में 3 है, यहाँ पे भी क्या है 3 है, पर सी में एक एलिमेंट बच गया 4। सी में एक एलिमेंट बच चुका है जिसका नाम क्या है 4, पर बी के तो सारे यूज़ हो गए, तो जिसके सारे यूज़ हो गए, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं बचा वो सबसेट होगा, और जिसमें बच गया वो सुपर सेट होगा। इसका मतलब बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी। तो हमें ये देखना है क्या ए और सी भी सबसेट हैं या नहीं है, ए और सी भी सबसेट हैं या नहीं है। तो देखिए ए में 1 है, सी में भी 1 है, ए में 2 है, सी में भी 2 है, पर ए के सारे भर गए, देखो 1 2, पर सी में 2 बच रहे हैं, 3 और 4। इसका मतलब सी में जो बच रहे हैं तो सी कहलाएगा सुपरसेट, और ए के सारे यूज़ हो गए तो ए क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। ये चीज़ें तो आपने प्रूफ कर दिया ये क्वेश्चन भी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लेट n जो है नेचुरल नंबर का सेट है और r एक रिलेशन है जो कुछ ऐसी है, r भी है रिलेशन, सच दैट r एक ऐसी रिलेशन है जिसमें a, b
related to C, D implies is AD is equal to BC. A, B related to C, D such that AD is equal to BC. आपको शो करना है कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। पॉज करिए, टेक योर टाइम, फिर आइए। चलिए, वेलकम बैक। हो गया, वेरी गुड। चलो, तो आपको क्या बोल रखा है कि नेचुरल नंबर के सेट में एक रिलेशन आर ऐसी है कि 4 एलिमेंट अगर हम लें ए बी सी डी, ठीक है, 4 एलिमेंट है ना यहाँ। वैसे जनरली 2 एलिमेंट होते थे, समझे, तो 2 एलिमेंट होते थे तो रिफ्लेक्सिव में एक ही लिया जाता था ए। आज 4 एलिमेंट हैं ए बी सी डी, तो रिफ्लेक्सिव में 2 लिए जाएंगे, ए बी या सी डी, जो आपकी मर्जी है। समझे कि पहले रिलेशन में 2 एलिमेंट होते थे ए बी, तो रिफ्लेक्सिव में 1 लेते थे, सिमेट्रिक में 2 लेते थे और ट्रांजिटिव में 3 लेते थे। जैसे रिफ्लेक्सिव में ए लोगे, सिमेट्रिक में ए बी लोगे और ट्रांजिटिव में ए बी सी लोगे। पर जबकि यहाँ खुद ही रिलेशन में 4 एलिमेंट हैं, तो रिफ्लेक्सिव में आपको 2 लेने पड़ेंगे, सिमेट्रिक में 4 लेने पड़ेंगे डिस्टिंक्ट और ट्रांजिटिव में 6 लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक रिलेशन है कि ए बी सी डी कैसे रिलेटेड है। देखो, ए डी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है। मतलब क्या है, एक्सट्रीम वाले का प्रोडक्ट और जो एक्सट्रीम है, जैसे ए और डी एक्सट्रीम है और जो सबसे क्लोज है उनका प्रोडक्ट क्या है, बराबर है, ये है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन जो पास है। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और मीन का प्रोडक्ट क्या है, सेम है। जैसे यहाँ है ए डी किसके बराबर है, बी सी के। तो प्रूफ करते हैं इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं यहाँ पे बच्चों, रिफ्लेक्सिव लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में आज 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि रिलेशन ही खुद 4 एलिमेंट की है, तो 2 लेने पड़ेंगे। जब रिलेशन में 2 होते थे तो हम कितने लेते थे, 1 लेते थे। आज 4 है तो 2 लेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट ए और बी एन को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी 2 एलिमेंट ले लिए और ये नेचुरल नंबर का जो सेट है एन उसे बिलोंग कर रहा है। नाउ हम एक काम करते हैं, सपोज क्या, हम ये ले लेते हैं फिर ए कॉमा बी, ठीक है। ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू, हाँ यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेंगे, ए बी सी डी है ना, 4 हैं, एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। तो ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी, दोनों एक जैसे हो गए, है ना। सच दैट, देखिए एक्सट्रीम कितना है, ए बी, और मीन क्या है, बी ए। प्रोडक्ट देख रहे हो, एक्सट्रीम कौन है यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ए बी। और पास में कौन है, मीन में बी और ए, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया। क्या ये दोनों सेम चीज़ है बच्चों। 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है, और 3 इंटू 2 भी क्या होता है, 6 होता है। तो ये दोनों सही हैं। ऐसे लॉ को हम क्या बोलते हैं, आपको भी पता है, कम्यूटेटिव लॉ। तो अगर आपको कॉमन सेंस से लग रहा है कि सही है, तो आपके रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। आई बात समझ में कि ए बी बिलोंग्स टू एन है। जैसे यहाँ पे सिंपल अगर ए होता, सिर्फ ए होता, ए बी नहीं होता, ए होता और यहाँ बी होता, और आपको ऐसे दिया रहता है कि ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। तो अब जब आप रिफ्लेक्सिव करते तो यहाँ बी की जगह भी क्या लिखते, ए लिखते, यहाँ बी की जगह भी क्या लिखते, ए लिखते। तो मैंने भी ऐसे ही करा, यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे भी क्या माना, ए बी माना। और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट हो गया ए बी, मीन का प्रोडक्ट भी हो गया बी ए। कम्यूटेटिव लॉ से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। और कुछ यहाँ करना नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ से क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। और कम्यूटेटिव लॉ हमने मल्टीप्लिकेशन में लगाया। रिफ्लेक्सिव आपका हो गया। सिमेट्रिक देखेंगे बच्चों, सिमेट्रिक में आप क्या देखोगे, सिमेट्रिक में आप ये लिखोगे जो दे रखा है, क्योंकि सिमेट्रिक में हमेशा यही आता है। तो हम लिखेंगे लेट
ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू एन। नाउ हम एक काम करते हैं, ये देखते हैं नाउ क्या गिवन है, हमें गिवन है एक चीज़ कि जो दे रखा है कि ए कॉमा बी इज़ रिलेटेड टू सी कॉमा डी सच दैट, ये चीज़ जो दी है क्या है, ए का किससे एक्सट्रीम कौन है, इस साइड एक्सट्रीम कौन है, ए है, उस साइड एक्सट्रीम कौन है, डी है। तो ए डी कितने के बराबर आ गया, बी सी के बराबर आ गया। इतना हमें गिवन है, ठीक है बच्चों, इतना हमें गिवन है कि ए डी कितने के बराबर है, बी सी के बराबर है। अब बच्चों हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि अगर ए डी इज इक्वल टू बी सी है ना, तो आपको भी समझ में आ गया होगा प्रूफ क्या करना है कि सी डी आगे आ जाए, सी डी जो है इधर आ जाए और ए बी कहाँ आ जाए, पीछे आ जाए, इधर से ही प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये जो गिवन वाली चीज़ है इसको मैं ऊपर ले गया। अगर ए डी बी सी के बराबर है तो जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 × 1 1 × 2 के बराबर है, या अगर मैं ऐसे लिख लूँ 2 × 1 थोड़ी देर के लिए, मैथमेटिकली नहीं है, 3 × 4 के बराबर है, ऐसे मान लिया तो 1 को आगे लिखो, 2 को पीछे लिखो, 4 को आगे लिखो, 3 को पीछे लिखो, तो कुछ बदला थोड़ी, आज भी 2 12 के बराबर है और नीचे भी 2 12 के बराबर है। तो अगर ए डी बी सी के बराबर है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं बेटा डी ए जो है वो कितने के बराबर होगा, सी बी के, डी ए किसके बराबर होगा, सी बी के, ठीक है। हाँ ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी सही है, ठीक है। तो डी ए बराबर होगा सी बी के, और इसके बाद हम ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो 2 12 के बराबर है, जैसे ये बताया था ना मैंने आपको 2 12 के बराबर है, तो 12 भी तो कितने के बराबर है, 2 के। अगर 2 12 के बराबर है तो 12 भी तो कितने के बराबर है, 2 के। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों की पोजीशन भी चेंज कर दूं कि सी बी को आगे लिख दूं और डी ए को पीछे लिख दूं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। प्रूफ तो ये पहले से है। तो देखिए आपको ये चीज़ दिख रही है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए आगे है तो ए आगे है, यहाँ पे ए आगे है तो ए यहाँ पे क्या है, आगे है, ए आगे है तो ए आगे है ना यहाँ। ऐसे यहाँ पे सी आगे है, अगर यहाँ पे सी आगे है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सी आएगा। यहाँ पे लिख दो बच्चों में, फिर समझ जाना आप लोग, है ना। कम्यूटेटिव आपको समझ में आ गया होगा। आपको दे रखा ए बी आर सी डी इज इक्वल टू ए डी और बी सी। ध्यान से देखो ए यहाँ आगे है तो यहाँ पे भी ए क्या है, आगे है। ऐसे यहाँ पे सी आगे है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सी आएगा। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे जो चीज़ बी है वो चीज़ यहाँ पे जाके है बी, यहाँ की जो दूसरी पोजीशन है यहाँ की वो तीसरी पोजीशन है, तो यहाँ की जो तीसरी पोजीशन होगी वो यहाँ की दूसरी हो जाएगी। इसका मतलब सी कॉमा डी क्या आएगा, आगे आएगा। समझ में आया। जो यहाँ की पहली पोजीशन है वो यहाँ की पहली है, तो यहाँ की जो पहली होगी वो यहाँ की भी क्या होगी, पहली होगी। अब जो यहाँ की दूसरी पोजीशन है बी वाली वो यहाँ की कितनी है, तीसरी है, तो यहाँ की तीसरी जो होगी ये तीसरी वो यहाँ पे कहाँ आएगी, दूसरे में आएगी, ठीक है। फिर रिलेटेड लगाया, देखिए यहाँ की जो तीसरी है वो यहाँ की चौथी है, यहाँ की जो तीसरी पोजीशन है, पहली दूसरी तीसरी, यहाँ की जो तीसरी पोजीशन है वो यहाँ की चौथी पोजीशन है। ऐसे यहाँ की जो चौथी पोजीशन है ए, वो यहाँ की क्या पोजीशन हो जाएगी बेटा, तीसरी पोजीशन हो जाएगी, यहाँ पे तीसरी। और बचा क्या, अब बी बचेगा। बी आपको देखना है तो देख लो, यहाँ की जो दूसरी पोजीशन है वो यहाँ की तीसरी पोजीशन है ना। ओ सॉरी, अपना तो क्या बच रहा है अब यहाँ पे, हाँ हमारी ये चौथी पोजीशन बची ना। यहाँ की जो चौथी पोजीशन है वो यहाँ की दूसरी पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ की जो दूसरी पोजीशन है वो कितनी है, बी, तो यहाँ की वो कौन सी हो जाएगी, चौथी हो जाएगी। देखो यहाँ की क्या है, दूसरी पोजीशन है, तो यहाँ की भी दूसरी ये है। ये जो दूसरी पोजीशन है मतलब जो डी है वो यहाँ क्या है, चौथी पोजीशन में, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, चौथी पोजीशन में आएगा। तो हमें यही चाहिए था और प्रूफ हो गया। देखो आप लेके क्या चले, ए बी आगे सी डी पीछे, यहाँ पे क्या आ गया, सी डी आगे और ए बी पीछे, ठीक है। मैं दोबारा बता दूं मैंने करा कैसे। मैंने ए बी आर सी डी यहीं से लिखा, ए डी बी सी दे रखा था, मैंने क्या करा, ए डी को पलटा डी ए बनाया, बी सी को पलटा सी बी बनाया, सी बी को आगे ले गया, डी ए को पीछे ले गया। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब इसके बाद आप इस चीज़ को यहाँ उतार लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो पहली पोजीशन है मतलब जो ए है, यहाँ का पहला ए है, यहाँ पे ए कहाँ है, पहले पे ही है, तो ए यहाँ पे भी पहले पे है, ए यहाँ पे भी पहले पे है, ठीक है। मेरे को ये चीज़ ये दे रखी है, मैं ऐसे ही बनाना चाहता हूँ इस चीज़ को। तो देखिए यहाँ ए है तो यहाँ सी है, तो यहाँ सी है, ये सही हो गया। अब यहाँ पे जो बी है
यहाँ पे ये दूसरी पोजीशन में है और यहाँ पे बी यहाँ कितनी पोजीशन में, तीसरी। बी के करस्पॉन्डिंग तीसरी पोजीशन में यहाँ कौन है, डी है, तो डी कहाँ आएगा, बी की इस वाली पोजीशन में, मतलब यहाँ। फिर रिलेशन लगानी है। अब देखिए सी कौन सी पोजीशन में, तीसरी, और सी यहाँ पे कौन सी पोजीशन में, चौथी। तो मेरी चौथी पोजीशन में यहाँ ए है, तो ए अब कहाँ आएगा, तीसरी पोजीशन में, ठीक है। और बचा क्या, बी बचा, तो मैंने लिख दिया। तो देखिए उल्टा आ गया, ए बी आगे था, सी डी पीछे था, अब सी डी आगे है और ए बी कहाँ है, पीछे है। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि ये आपकी कौन सी है, सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक है बच्चों ये आपकी। वेरी गुड, क्लियर, शाबाश। चलिए अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, हाँ थोड़ा सबसे मैं मान सकता हूँ सबसे हार्ड यूनिट मैथ की यही है, इसमें थोड़ा दिमाग लगता है और कुछ ही नहीं होता, ठीक है, दिमाग लगता ही है इसमें। चलो तीसरी है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या है, यहाँ पे देखिए ट्रांजिटिव में हमें 6 मानने पड़ेंगे। कौन कौन, लेट ए बी सी डी ई एफ, ये सारे एन को बिलोंग कर रहे हैं और गिवन है। सबसे पहले देखिए ये चीज़ लिख दो, ए कॉमा बी। पहली चीज़ तो ये गिवन है कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी सच दैट ए डी बी सी, ठीक है। दूसरा आप यहीं पे देखिए हमें क्या करना है। अच्छा उस चीज़ को आप ऐसे भी देख लेते थे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें यहाँ पे ऐसा कुछ दे दिया था ना पिछली, उसमें क्या था, हम पे था सी बी और यहाँ था ए डी, ये था ना, ये सी डी था, सी डी ना ठीक है, सी बी इज इक्वल टू कितना था, ए डी था ना। तो आप इसे वहाँ पे आसानी से कैसे लिख सकते थे, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ क्या हो रहा था, एक्सट्रीम हो रहा था और मीन हो रहा था, है ना। तो देखिए सी इधर होगा, साथ में कौन होगा, डी होगा, रिलेशन बनेगी, फिर क्या होगा, ए होगा, फिर कौन होगा, बी होगा, तो ए बी साथ में और सी डी ऐसे। तो प्रोडक्ट ऑफ वो कर लेते आप, है ना, ऐसा था। या वही वाला मेथड देख लो, वो सही है ना, उसका कंसेप्ट भी बनेगा। चलो तो पहली चीज़ हमें ये पता चली ए बी सी डी ए डी बी सी। दूसरी बात ए बी सी डी हो गया, अब सी डी ई एफ होगा, तो सी डी रिलेटेड टू ई एफ। तो कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना है, सी एफ है, और प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना है, डी ई है, ये, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको गिवन है। देखो ए बी सी डी तो आपको दिख रहा था ना, ए बी सी डी दिख रहा था आपको। अब आपको ए बी सी डी की जगह क्या लिखना है, सी डी ई एफ। तो देखिए ए की जगह सी, बी की जगह डी, सी की जगह ई, डी की जगह एफ। तो आपको बस ये याद रखना है, ए की जगह क्या है, सी है, तो यहाँ ए की जगह कितना, सी, फिर यहाँ बी की जगह कितना है, डी है, तो यहाँ बी की जगह कितना, डी, फिर यहाँ सी की जगह कितना है, ई है, तो यहाँ पे सी की जगह कितना, ई, फिर यहाँ डी की जगह एफ है, तो यहाँ पे डी की जगह कितना है, एफ है। ये दो चीज़ें आपको गिवन थी। आपको प्रूफ मैं बताता हूँ क्या करना होगा। आपको प्रूफ ये करना होगा कि अब ए बी की रिलेशन ई एफ से है ना, सी डी जो कॉमन है वो हटाना पड़ेगा, तो ए बी की रिलेशन आपको ई एफ से दिखानी पड़ेगी। मतलब आपका मेन एम ये है कि ए एफ बराबर कितने के, अंदर वाले क्या हैं, बी ई। तो आपको ये प्रूफ करना है, ए बी ई एफ से रिलेटेड है, तो आपको प्रूफ करना है कि ए एफ जो है कितने के बराबर है, बी ई के बराबर है। ये आपको प्रूफ करना है, यहीं से प्रूफ कर लेंगे। हम एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट मान रखा, इसको सेकंड मान रखा। नाउ हमें दो चीज़ें पता चली, एक तो क्या है, ए डी बी सी के बराबर है, और एक सी एफ डी ई के बराबर है। ए डी बी सी के बराबर है ऊपर से फर्स्ट से, और सी एफ कितने के बराबर है, डी ई के बराबर है। इसे मैं अल्फ़ा इक्वेशन मान रहा हूँ, इसे मैं बीटा मान रहा हूँ। वो नोटेशन है या इक्वेशन है। और बच्चों यहाँ पे अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा इक्वेशन को बीटा से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको ही पता है मल्टीप्लाई कैसे होता है, राइट राइट से होता है, लेफ्ट लेफ्ट से होता है। तो ए डी के साथ सी एफ मल्टीप्लाई करेगा, डी ई नहीं, आगे वाला आगे से करेगा। तो ए डी मल्टीप्लाई बाई कितना, सी एफ, और इधर क्या आएगा, बी सी मल्टीप्लाई बाई कितना, डी ई, यही आएगा। बच्चा आपको किसी तरीके से ये चाहिए ए एफ और यहाँ पे क्या, बी ई। तो देखिए ए एरा एफ एरा, बहुत बढ़िया, बी एरा ई एरा। चलिए बाकी चीज़ों को ब्रैकेट में रख लीजिए। कैसे, जो आपको चाहिए उनको ब्रैकेट में बना लो। जैसे ए एफ चाहिए उसको ब्रैकेट में बना लिया, ए एफ अगर ब्रैकेट में है तो बचा क्या, डी सी, तो डी सी ऐसे लिख दिया, ठीक है। ए एफ आपने वैसे लिख दिया और डी सी आपने वैसे लिख दिया।
इसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए चाहिए क्या, बी ई चाहिए, तो बी ई को लिख लिया ब्रैकेट में, बी ई को लिख लिया ब्रैकेट में, बी ई को आपने ब्रैकेट में लिख लिया तो सी डी आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, सी डी आपका ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखो काट सकते हो, डी सी को सी डी से काट सकते हो, पर मैं चाहूँगा एक स्टेप और बढ़ जाओ। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ जाओ, और उस बड़े हुए स्टेप में क्या करो वो मैं बताता हूँ। उस बड़े हुए स्टेप में या तो डी सी को सी डी बना लो या सी डी को डी सी बना लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डी सी को सी डी लिख रहा हूँ, कम्यूटेटिव होता है ना, 2 × 1 भी 2 होता है, 1 × 2 भी कितना होता है, 2 होता है। तो डी सी को सी डी बना दिया, यहाँ पे बी ई लिखा, यहाँ पे सी डी लिखा, सी डी से सी डी क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो कुल मिला के आप पे जो चीज़ आ रही है वो यहाँ लिख रहा हूँ, आप पे आ रहे हैं ए एफ कितने के बराबर, बी ई के। तो अगर आपको पता है अगर ए एफ बी ई के बराबर हो गया तो मतलब यही तो चीज़ है कि अगर ए एफ बी के बराबर हो गया इसका मतलब ए कॉमा बी जो है वो रिलेटेड होगा किससे, ई कॉमा एफ से। यही तो आपको प्रूफ करना था। ए बी सी डी की रिलेशन दे रखी थी, सी डी ई एफ की रिलेशन दे रखी थी, तो ए बी और ई एफ की रिलेशन निकालनी थी जो कि हमने निकाल रखी है, ए बी और ई एफ की रिलेशन। ठीक है, ये चीज़ है। क्लियर, शाबाश, थैंक यू।